नमस्कार। तो भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और इस वक्त जो चर्चा है सबसे ज्यादा बिहार इलेक्शन की चर्चा है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसकी जो धमक है पूरे देश में है। तो यहाँ तक कि संसद में भी इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन आज जो चर्चा है वो बिहार विधानसभा के बाहर जब तेजस्वी यादव ने कहा कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर चुनाव आयोग अपनी मनमानी करता रहा तो सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। उसके बाद हंगामा बढ़ गया है और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। क्या होगा इसके बाद अगर चुनाव का बहिष्कार होता है और क्या होगा अगर विपक्ष इस बात को जनता तक पहुंचाने में सफल हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है क्योंकि लाखों वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। शरद सांकृत्यायन हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बैंगलोर से सीमा फैजी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही हमारे साथ संजीव श्याम कौशिक जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और उनकी जो बिहार राजनीति पर उनकी भी पैनी नजर है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले शरद सांकृत्यायन से। शरद जी, आपको क्या लग रहा है तेजस्वी यादव के इस बयान का क्या मतलब है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति पर या चुनाव पर कोई फर्क पड़ सकता है? आपकी क्या राय है? जब आप खुद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस मामले को लेकर कि आपको अगर कोई इससे परेशानी है, असंतोष है या आपको जो परेशानी लग रही है, इसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका आपको दिख रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है। 28 तारीख को सुनवाई है। उसके पहले इस तरह के बयान देना कि अगर नहीं सुधरा चुनाव आयोग तो हम बहिष्कार करेंगे। तो मतलब एक आप तरह कह से रहे हैं ये कि शरद जी, आप कह रहे हैं कि ये दबाव की राजनीति है। वो कोई जी भी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट जी के निर्णय आने से पहले वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये वही है कि आप दबाव बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर भी, चुनाव आयोग पर भी। और एक जब आप एक प्रक्रिया में आप शामिल हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो आप ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट का के फैसले का इंतजार कीजिए। 28 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, चुनाव आयोग क्या जी, जवाब देता है सुप्रीम कोर्ट में उसको आप देखिए। अब जहां सवाल पैदा हो रहा है कि बहिष्कार करेंगे, मान लीजिए वो तय हो जाता है कि महागठबंधन बहिष्कार करेगा चुनाव का, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, चुनाव प्रक्रिया पर तो कोई फर्क, इससे कोई संवैधानिक संकट तो आना नहीं है। चुनाव आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है या कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है। उसको जी, अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है। हर जी, चुनाव लड़ना या न लड़ना वो व्यक्तिगत निर्णय होता है लोकतंत्र में। आप चुनाव लड़ें या न लड़ें ये आपका फैसला है। इससे ऐसा नहीं है कि अगर आप चुनाव का बहिष्कार कर देंगे या पूरा विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर देगा तो चुनाव नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता है। ये होता भी नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही ये क्लियर कर दिया है 1989 में। आपको पता होगा कि 1989 में मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ मिजो नेशनल फ्रंट ने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया था और चुनाव का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। फिर भी चुनाव हुए और 40 सीट हैं वहां मिजोरम विधानसभा में और कांग्रेस सारी 40 सीटें जीत गई। ऑब्वियस था कि दो ही पार्टी वहां थे, एक पार्टी ने बहिष्कार कर दिया तो दूसरी पार्टी सारी सीटें जीत गई, तो 40 की जी, 40 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो अब जी, उसके बाद फिर ये कोर्ट में गए, मिजो नेशनल फ्रंट कोर्ट में गए कि भाई ये तो गलत चुनाव हो गया, एक तरफा चुनाव कैसे हो सकता है, इसको आप कैंसिल करें चुनाव को। कोर्ट में गए, कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने का जो निर्णय है इस पर उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए कि बहिष्कार पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बहिष्कार करना आपका अपना अधिकार है और वो आपका अपना निर्णय है कि आप चुनाव में जाएं या न जाएं। कोई भी चुनाव तब तक वैध है और उसको रद्द नहीं किया जा सकता जब तक चुनाव आयोग ने सारी प्रक्रिया को ढंग से पूरा किया हो चुनाव में, और चुनाव सही ढंग से अगर संपन्न हुआ है तो किसने बहिष्कार किया या नहीं बहिष्कार किया उससे कोई मतलब नहीं है, वो मतलब चुनाव वैध शरद माना जी, जाएगा। मतलब हमारे देश में इस बात का भी उदाहरण मौजूद है कि चुनाव बहिष्कार के बाद क्या होता है। संजीव जी, मैं यहाँ पर यह समझना चाहूंगा कि अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे चुनाव का,
क्योंकि उनको एसआईआर से आपत्ति है, उसके तौर तरीके से आपत्ति है, लोगों के नाम कटने से आपत्ति है। आपको लगता है कि बाकी गठबंधन में जो उनके साथ पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनके साथ हैं या जो रुख और हो सकता है? हाँ, पहली बात तो जी, ये है कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या सचमुच में ये प्रेशर की राजनीति है। जब एक जी, नजरिए से आप देखते हैं कि चुनाव आयोग के लिए गए निर्णय से यदि विपक्षी पार्टियां खुश नहीं है या उन्हें लगता है कि इसमें कुछ घालमेल है और पारदर्शिता नहीं है, तो जी, ये चुनाव आयोग का फर्ज बनता है कि इसे कैसे वो पारदर्शिता इसमें लाए और वो विपक्षी पार्टी और तमाम उन दलों को संतुष्ट करे। ये उनके जी, साख का सवाल है। दूसरी बात, यदि तेजस्वी यादव या विपक्ष के महागठबंधन के लोग यदि भाग नहीं लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला है। इससे पहले भी जी, अभी आप मिजोरम का भी उदाहरण आया, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब कई बार ये उदाहरण पेश कर चुके हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मैसेज जरूर जाएगा यदि विपक्षी पार्टियां सब मिलकर के एक गठबंधन के तौर पे ये यदि डिसीजन ले, तो लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगी। लोग भी इस संस्था के प्रति जो इसकी साख है उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे, संशय की स्थिति बनेगी, क्या वाकई ऐसा है? तमाम विपक्षी पार्टियों का चुनाव में हिस्सा न लेना, भाग न लेना, निश्चित तौर पे जी, ये शर्मिंदगी का कारण बनेगा और जी, यही अजय। वो प्रेशर वो क्रिएट करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि अब आपने सवाल में पूछा कि क्या सब एक मंच पे आएंगे। अभी तक जो लोग, हालांकि इंडिया गठबंधन का जो व्यापक स्वरूप से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें से लोग अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं, निकल रहे हैं उसमें से, लेकिन जिनको बिहार की राजनीति से सरोकार है, चूंकि अभी बिहार की राजनीति पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो जी, वहां निश्चित तौर पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहेंगे कि एक साथ बैठ करके, अब बहिष्कार करे या नहीं करे वो तो उन लोगों का अपना अधिकार है, क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन जी, इस तरह का मीटिंग भी करने की बात सोच करके और लोगों के बीच में ये मैसेज दे करके जो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो मैसेज देने में अभी से ही वो कामयाब है कि यदि इस तरह की स्थिति हम लोग बैठ करके यदि चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कामयाब है अपने मंसूबे में। तो बिल्कुल। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है, वो कोर्ट हर मामले को कोर्ट में लेके चला जाए आदमी, विपक्षी पार्टी यदि लेके गई हो, तो फिर काहे का सदन और काहे का विधानसभा और लोकसभा की बात। हमें जिस जगह पे जो निर्णय लेना था, जिस जगह पे हम विरोध जता सकते हैं, जहां उसमें गुंजाइश होती, जहां पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वहां नहीं होकर के हर मामले को हम कोर्ट में लेके जाएं और कोर्ट देख ले, कोर्ट डिसीजन करे, तो फिर छोड़ दीजिए इन सब चीजों को। क्या मतलब बनता है? जो तय जहां होना है वहां कम से कम तय होनी चाहिए। तो ये एक गलत परंपरा, गलत मैसेज। और चुनाव आयोग मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जितनी बार चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है, वो एक ऐसी संवैधानिक संस्थान है कि कोई नहीं उसमें भाग ले, यदि दो लोग भाग ले रहे हैं तब भी वो चुनाव कराने में सक्षम, और कराएगी वो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो साख का सवाल है, आने वाले दिनों में एक मैसेज तो जाएगा ना लोगों के बीच में कि विपक्षी पार्टियां उन पे यकीन नहीं कर रही थी, इतने हमारे वोटर चले गए। जी, वो बिल्कुल। ये हाँ, ये एक अलग बात है कि वोटर यदि गलत है, दो जगहों पे नाम है, कटना चाहिए निश्चित तौर पे, उसका नाम कटना चाहिए, देखिए जो बाहर है संजीव जी, ये प्रयास शुरू से ही है कि ये बताया जाए कि जो केंद्र की सरकार बीजेपी नीति है, वो संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से तोड़ा है या नुकसान पहुंचाया है, उस पर कब्जा किया है। ये विपक्ष शुरू से बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार जो एसआईआर की मदद से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा, क्या आपको लगता है कि यह ज्यादा इफेक्टिव है या लोग इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इन बातों पर? देखिए, विपक्षी पार्टियां तो लगातार कहती चली आई है। हर इलेक्शन में आप देखेंगे कि ईडी और सीबीआई अचानक सक्रिय हो जाती है, तो वो भी एक संवैधानिक संस्थान है, वो भी प्रस्तुति के घेरे में रहती है। कई बार कोर्ट ने उसके बारे में जो टिप्पणी की है वो भी बेहद तल्ख लहजे में टिप्पणी की है, ईडी के ऊपर, चाहे सीबीआई के ऊपर। आरबीआई की साख उसी तरह से आपने दाव पे लगा दिया। तो सीबीआई, आरबीआई, कोर्ट के ऊपर भारत के इतिहास में तो पहली बार हम लोगों ने देखा कि जजों के आंखों से आंसू निकलते हुए हम लोगों ने देखा था। तो ये जो विपक्षी पार्टियां लगातार जो बात कहना चाह रही है, वो इस बार भी उसी लकीर को आगे खींचने का प्रयास कर रही है। और चूंकि इलेक्शन का वक्त है, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, ये लोग राजनीतिक तौर पर काफी प्रबुद्ध माने जाते हैं। आप हर चौक चौराहे पर आपको ज्ञानीजन मिल जाएंगे इसके बारे में चर्चा करने वाले लोग। तो ये एक मौका है विपक्षी पार्टियों के लिए कि इस बात को वो लंबी लकीर बना के खींचे और लोगों के बीच में रखे। चर्चा चलना शुरू हो गया है और चर्चा ये चलती रहेगी।
चलिए सीमा, क्या लग रहा है आपको? जैसे संजीव जी ने बोला कि इस बार जो दारोमदार है वो चुनाव आयोग पर है। वो अपने आप को पाक साफ कैसे दिखाती है, पारदर्शी अपनी जो नीतियां हैं उनको कैसे बताती है, लोगों को संतुष्ट कैसे करती है। अब सब कुछ उस पे डिपेंड करता है। क्या लग रहा है, क्या चुनाव आयोग इसमें सफल हो पाएगा, लोगों को संतुष्ट कर पाएगा कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी रही और इसमें कोई घपला नहीं हुआ जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए, जो भी अभी तक एग्ज़ाम्पल्स दिए गए कि पहले भी ऐसा हुआ कि बायकॉट हुआ और उन सब मामलों में और इस मामले में एक फ़र्क ये है कि पहली बार जनता को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, अपने आप को वोटर साबित करने के लिए। ये पहला मौका है कि जब जनता खुद इन्वॉल्व है, वोटर खुद इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तो अगर विपक्ष अगर इस वक़्त जो है ये तय करता है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेगा, तो उसका अगला कदम सड़क पर आना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपने घर पे बैठ जाएगा कि वॉक ओवर देके, वो सड़क पर उतरेगा और वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, विरोध करेगा और वो जो विरोध है, वो सिर्फ़ फिर बिहार तक नहीं रह जाएगा, आगे भी बढ़ेगा। जैसे चुनाव आयोग ने कहा कि हम आगे भी जाएँगे, दूसरे स्टेट्स भी जाएँगे, बंगाल भी जाएँगे, केरल जी भी हाँ। जाएँगे। तो आप समझिए कि एक ये अगर विपक्ष एक ये फैसला करता है ना, तो वो भी एक तरीके से लिटमस टेस्ट करना चाहता है कि अगर हम बहिष्कार करते हैं, तो पूरे सिस्टम पर ही एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। अगला अगला निशाना बंगाल ही है और उससे पहले ही हाँ, ममता बनर्जी ने मुहिम छेड़ दी है कि हम इसको होने जो बिहार में हुआ वो बंगाल में नहीं होने देंगे। वही। तो ये जो अगर ये लोग अगर बहिष्कार करते हैं, तो ये सिर्फ़ पूरे सिस्टम पे सवाल उठ जाएगा। फिर आप सिर्फ़ ये मत कहिए कि सिर्फ़ चुनाव आयोग पे सवाल है या कोर्ट पे सवाल है। ये फिर जनता और वो पॉलिटिकल सिस्टम पूरा एक तरीके से एक उसमें आएगा और इसमें क्योंकि जनता इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों का जिनका वो वोट नहीं बन पाएँगे, जैसे कि अभी आप पिछली बार देखिए जो उत्तर प्रदेश में हुआ। एग्ज़ाम्पल लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये पूरे में फैला था कि मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, मुसलमानों को वोट नहीं दिया जाने दे रहा है। जिस दिन चुनाव हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, आपने नहीं देखी क्या तस्वीरें जहाँ मुसलमान बहुत बुरी तरीके से परेशान होकर सड़क पर निकला हुआ था कि मुझे वोट डालना है, मुझे नहीं डालने दिया जा रहा। यही चीज़ अगर अगर होती है, तो आपको बिहार में भी दिखेगी, जिसका वोट कटा है, जिसके आस-पास का वोट कटा है या जिसके वोट कट जाने का डर है, वो सड़क पे उतरेगा पक्का, विपक्ष के साथ में। तो आप चल समझिए एक अनरेस्ट की स्थिति होगी, आप इसे दबाव कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन एक अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो जाएगी इससे। शरद जी, विद इन पार्टी भी कुछ विरोध के स्वर उभर रहे हैं, भले ही वो बोले कि हमारी निजी राय है। गिरधारी यादव ने कहा है, ये सांसद हैं शायद बांका से या कहीं से, गिरधारी जी यादव ने जी। कहा है कि हमारे पास भी कागज नहीं है, ये हमारे लिए मुश्किल का काम है, ये 1 महीने में साबित करना है और डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, सरकार को 6 महीने का टाइम देना चाहिए था, ये गलत है। वो बाद में बचाव करते हुए कह रहे हैं कि ये निजी व्यू है, उनके पर्सनल व्यूज है। क्या लग रहा है आपको, क्या अंदर में भी खटपट शुरू हो रही है इस तरीके एसआईआर को लेकर? जी नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। गिरधारी यादव ने जो बयान दिया है, उनका थोड़ा-सा हास्यास्पद भी उनका बयान था। मैंने सुना है वो बयान। उनका कहना था कि 1 महीने का ठीक है, समय कितना दिया गया कम है या ज़्यादा है वो मुद्दा हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है कि समय और मिलना चाहिए था या और पहले करना चाहिए था, ये मुद्दा का विषय हो सकता है। लेकिन गिरधारी यादव ये नहीं कह रहे थे। गिरधारी यादव जो अपना उदाहरण दे रहे थे, वो अपने बारे में नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा बेटा जी, अमेरिका में रहता है। जी, अब मैं उसका कागज कैसे 1 महीने के अंदर यहाँ जमा करूं? तो पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति यहाँ से माइग्रेट होके अमेरिका जा चुका है, अमेरिका में रह रहा है, जी, क्या वो यहाँ 6 महीने से ज्यादा अगर आप एक पते पर नहीं रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका चुनाव का वहाँ का मतदाता सूची से आपका नाम कट जाना चाहिए। जी, तो जो बिल्कुल। आदमी परमानेंटली नौकरी करने के लिए अमेरिका में जाकर बस गया है, नौकरी कर रहा है, उसका चुनाव यहाँ के मतदाता सूची में कैसे नाम हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो वो अपने बेटा जो उनका अमेरिका में पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है, वो उन्होंने साफ नहीं किया। तो कहे कि वो अमेरिका में रहता है। तो जी जब हाँ, मैंने अमेरिका भी में सुना। रहता है तो एनआरआई है, तो वो यहाँ के मतदाता सूची में हो ही नहीं सकता है। तो उसका वो उदाहरण दे रहे थे। तो पहले तो ये हास्यास्पद था उनका। नहीं तो दू एनआरआई जब तक अमेरिकन सिटीज़न नहीं हो जाता, तब तक वो भारत का नागरिक है और जब तक वो नहीं ना भारत का नागरिक है, तब तक उसके
पास वोटिंग का अधिकार है? नहीं, वोटिंग का अधिकार मैं आपको वो कई ऐसे उनका एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो सालों साल बाहर नौकरियां कर रहे हैं, खास तौर पे गल्फ में नौकरी कर रहे हैं, उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं होती, वो इंडियन सिटीजन होते हैं और वो वोट डालने का अधिकार होता है उनको, उनके सारे वोटर आईडी कार्ड्स बनते हैं और वो जी उसी नहीं, जगह वोट डालते वो हैं आपका जगह से वो आपका बिलोंग आपकी करते हैं। नहीं नहीं, सीमा आपकी यहाँ पर बात जो सही है। क्लॉज ये बता रहे हैं कि एक आपकी जगह बात पे सही है यानी कि जो जो भारत के नागरिक बाहर भी रह रहे हैं वो यहाँ के नागरिक हैं, उनका वोटिंग राइट है। लेकिन जो मतदाता सूची बनती है उसका जो नियम है मतदाता सूची का कि 6 महीने से ज्यादा अगर आप नहीं अपने पते पर रहते हुए पाए जाते हैं तो आपका वहां से मतदाता सूची से नाम हट जाएगा। आप जहां हैं, अब जो लोग बाहर रहते हैं तो उनका ये दावा होता है या ये होता है कि 6 महीने में वो अपने, चूंकि उनका घर है, उनका परिवार है, तो वो आते जाते रहते हैं, तो इसलिए उनका नाम मतदाता सूची में आपको इस होता बारे है। में शायद ठीक से पता नहीं है, थोड़ा सा पता करिए। आप अगर साल 2 साल में 3 साल में भी आते हैं, आप मतदाता रहते हैं और आपका नाम नहीं हटता है, आपका परिवार वहां रह रहा होता है, जैसे उनके जी पिता रह नहीं, रहे हैं, देखिए उनका वोट देखिए, नहीं कर सामान्य सकते। सामान्य तौर पर ये ऐसा नहीं होता है कि 6 महीना आप नहीं रहे तो आपका नाम कट जाएगा। सामान्य तौर पर ये होता नहीं है। आप आते जाते रहते हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपका नाम मतदाता सूची में होता है। लेकिन 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 शरद जी, गिरधारी यादव की परेशानी समय को लेकर है कि अगर समय ज्यादा जी होता जी, तो उनकी आसानी हाँ होती, इसके अलावा कुछ हाँ, नहीं है। देखिए और यहाँ पर समय जी की जी बात जहां तक है, एक जी जी समय बताइए। की बात पर, समय की बात चर्चा का विषय है। लेकिन अब आप देखें कि चुनाव आयोग का क्या कहना है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे लिए ये पर्याप्त समय है। अब चुनाव आयोग का अपना जो दावा है और उसने ये करके दिखाया भी है, उसके हिसाब से, चुनाव आयोग के हिसाब से, कि उसने जितना समय लिया उसमें उसने करीब करीब 100% लोगों के वो फॉर्म जी जमा कर ठीक। लिए। अब वो संजीव जी फॉर्म कैसे एक एक जमा हुए? हाँ, एक अब सवाल वो संजीव फॉर्म जी से। संजीव जी, अ, जो पीके की पार्टी है, यानी प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूं, उनकी पार्टी ने भी इस पुनरीक्षण का उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन विरोध तो किया है उन्होंने भी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये गड़बड़ है, इसको ठीक तरीके से होना चाहिए था, पारदर्शिता के साथ। और पीके का समर्थन कर रहे हैं चिराग पासवान की। पीके अच्छे आदमी हैं, अच्छे विजन के साथ आगे आ रहे हैं और एक अच्छे उभरते हुए नेता हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या चिराग पासवान भी इनडायरेक्ट वे में उनके साथ खड़े दिख रहे हैं एसआईआर के खिलाफ? देखिए राकेश जी, पहली बात तो ये पुनरीक्षण वाली बात ही नहीं है। नए सिरे से नया वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है और कार्ड नए बनाए जा रहे हैं। जी जी उसके जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो आपका नाम नहीं बनेगा, नहीं जुड़ेगा उसमें, सीधी सी बात। अब आपके सवाल पे आने से पहले दूसरी बात यह कि अभी तक की उम्र में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटों को कैसे काटा जाए उसके जुगत में लगा हुआ है। इससे पहले अब तक हमने देखा था कि हर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पेशल कैंपेन चलाया जाता था कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, युवा हैं, यदि वोटर देने के लायक हैं तो एक वोट भी छूटना नहीं चाहिए। एक एक वोट की कीमत होती है, यदि वोट छूटता है तो एक तरह से अधिकारों पर वंचित, आप अपने अधिकार से वंचित होते हैं। तो जी लगातार इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बढ़ावा देने के लिए कि आप वोटर बनिए, भारत के नागरिक हैं, वोट दें, इसके लिए। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि वोटों में कटौती। अब सवाल ये है कि ठीक है, आप बना रहे बनाइए, आप देखिए 2 जगह नाम है तो काटिए, गलत नाम है जी जी उसको भी काटिए, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप आजकल टीवी डिबेट पे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि आखिर विपक्षी पार्टियां इतनी घबराई क्यों है। ये सारे विपक्षी पार्टियों के वोटर हैं जिसका नाम कटने के बाद में ये परेशानी में इनको परेशानी महसूस हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये बात कहना चाह रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहा है कि जिसके नाम हम काट रहे हैं वो आपके वोटर हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं और कह भी जी रहे हाँ हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के विपक्षी पार्टियां बहुत ज्यादा मुखर है। और दूसरी बात, चिराग पासवान की स्थिति यह है कि चिराग पासवान बिहार के लिए कुछ करना तो चाहते ही हैं, लेकिन बिहार के लिए वो अपना हवा नहीं बना पा रहे हैं। बिहार में उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र में की राजनीति में जिस तरह से वो इन्वॉल्व है, उनके मन में एक कसक रहती है कि हम बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। अब हनुमान जी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको केंद्र के हिस्से में रख दिया गया है, वो हनुमान जी अपना फर्ज निभाते रह रहे हैं। तो लेकिन शरद जी बताएंगे बेहतर चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान के बारे में जो संजीव जी कह रहे हैं कि प्रयास तो वो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल दिख नहीं रहे हैं। जहां उनको जितनी जगह बनानी चाहिए थी उतनी जगह बन नहीं पा रही है उनसे। क्या लग रहा है जी आपको देखिए, शरद जी? हाँ देखिए देखिए, चिराग पासवान
के लिमिटेशंस हैं, उसको आपको समझना होगा। चिराग पासवान की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है और आगे भी होगी कि नहीं उसमें संशय है कि वो अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़के और सरकार बनाने के बारे में सोच सके, ये संभव नहीं है। तो उनका एक अपना एक कुछ फिक्स वोट बैंक है, जिसके भरोसे ही वो अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं और अपनी राजनीति चलाते हैं। अब है कि वो एनडीए के साथ हैं। बिहार के लिए जैसा वो बार बार उनका बयान आता है कि मुझे बिहार की राजनीति करनी है, बिहार आना है, बिहार से चुनाव लड़ना है और केंद्र हमको रास नहीं आता है, हमको बिहार आना है। तो उनका कोशिश तो उनकी है, प्रयास बिल्कुल है कि वो बिहार की राजनीति में शामिल हों, लेकिन अपने दम पर वो बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव ला नहीं सकते हैं। तो रहना उनको किसी बड़ी पार्टी के साथ ही होगा, या एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ रहे, जिसके भी साथ रहे। तो अभी वो एनडीए के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बड़े अपने आप को करीबी बताते हैं, जो हाईकमान है बीजेपी के उससे अपने आप को बहुत करीबी बताते हैं। तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब है कि बिहार में वो क्या कर सकते हैं, कितना वो सफल हो सकते हैं। तो बिहार में जब तक वो बिहार में उतरेंगे नहीं, बिहार की राजनीति में शामिल नहीं होंगे, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कितने सफल होंगे। तो अभी तक जो उनकी जितनी कोशिश उन्होंने की है पिछले 4-5 सालों में, उन्होंने बिहार में मेहनत भी की है, काफी उन्होंने दौरे भी किए हैं, काफी यात्राएं भी निकाली हैं, जगह जगह घूमे भी हैं, लोगों का समर्थन भी दिखा है। लोकसभा चुनाव में ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही सही, लेकिन 5 सीट उनको मिली थी, 5 के 5 वो जीत कर आए हैं। तो उनका अपना दावा है, लेकिन जब तक वो बिहार की राजनीति में उतरेंगे नहीं, तब तक बिहार के लिए वो कितने मतलब जितने हाँ बिल्कुल, जितने फोर्स के साथ उनको उतरना चाहिए उतने फोर्स के साथ वो आ नहीं रहे हैं। चुनाव के समय थोड़ा जागते हैं, फिर सो जाते हैं, जिससे काम बनता नहीं है। सीमा, इस एसआईआर के बीच में ये भी खबर उड़ी थी कि ये वोटर आई कार्ड नहीं बल्कि नागरिकता इसमें जांची जा रही है, और पूर्णिया, अररिया, कटिहार के इलाके में जो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्याज हैं उनको निकाल बाहर करने की भी ये कोशिश है, जो कि बीजेपी के डायरेक्ट वोटर नहीं है, वो वोट नहीं डालते हैं। ये शायद बीजेपी को भी पता है और लोगों को भी पता है, और ये ज्यादातर उस इलाके में फोकस्ड है। इस बारे में क्या लग रहा है, क्या सचमुच ऐसा है या सिर्फ और सिर्फ ये विपक्ष का फैलाया हुआ एक भ्रम है? देखिए, अब जब कल परसों चुनाव आयोग ने जो अपना हल्फनामा दायर किया और उसमें साफ-साफ कहा है कि हम ना पुराना एक वोटर आईडी कार्ड मानेंगे ना आधार कार्ड। आधार कार्ड को इतना साफ नहीं कहा क्योंकि उनके उसमें आधार कार्ड है इसलिए, लेकिन जो जिस तरीके का दायर किया उसके बाद और जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं उससे उसी को लेकर इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव जो इतने परेशान है वो नंबर से ही परेशान है कि कभी 70,000 लाख तो कभी 80 लाख वोटर कटने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है उन्हीं एरियाज में कटने की बात हो रही है। ये जो सीमांचल का एरिया है जिसमें पिछली बार बहुत कोशिश की गिरिराज किशोर ने, लेकिन वहां कुछ कर नहीं पाए हिंदू मुस्लिम। तो अब वही एरियाज है जो टारगेट पे है। अभी तो सभी लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, लेकिन देखिए राजनीतिक दलों के पास अपने भी तो मतलब तेजस्वी यादव का जो एमवाई समीकरण है, तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण प्रभावित होता दिख रहा है चुनाव आयोग के इस कार्रवाई से, इस एसआईआर से। सिर्फ एमवाई नहीं, इस बार दलित भी परेशान होगा। इस बार एक जो न्यूट्रल वोटर होता था, जो थोड़ा विकास की बात करता था, वो भी परेशान होगा, क्योंकि कोई नहीं, देखिए एक जो न्यूट्रल वोटर है वो भी इस देश में लोकतंत्र खत्म नहीं करना चाहता है, वो चाहता है लोकतंत्र बना रहे। और जिस तरीके की हठधर्मी हो रही है, क्योंकि आम वोटर सिर्फ एसआईआर नहीं देख रहा है बिहार का, वो देख रहा है महाराष्ट्र का चुनाव, वो देख रहा है हरियाणा का चुनाव, वो देख रहा है कर्नाटक का चुनाव। राहुल गांधी भी इस चीज का दावा कर रहे हैं कि हमने वहां चोरी पकड़ी है, हम सबूत के साथ आएंगे। और अब ये इन्होंने पूरा खेल बदलने की कोशिश की क्योंकि हम इनकी चोरी पकड़ रहे हैं। तो वोटर सिर्फ एक इसको आइसोलेशन में नहीं देख रहा है, बिहार में उन्होंने एक कदम आगे और बढ़ाया है, उस तरीके से देखा जा रहा है। तो ये नहीं है कि ये कोई मतलब इसको लेकर जो घबराहट विपक्ष में दिख रही है, वो घबराहट के साथ साथ एक लड़ने के लिए जो होता है ना कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा तो आप लड़ ही सकते हो,
वैसा हो संजीव गया। जी, क्या सच में जो SC ST दलित महादलित जो जातियां हैं उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि कागज में तो वो कमजोर होंगे, पढ़ाई लिखाई कम है, शिक्षा का दर कम है, और जिस इलाके की बात हो रही है वो बाढ़ग्रस्त इलाका भी है। आपको क्या लग रहा है कि ये मुस्लिम के अलावा SC ST दलित महादलित इन कम्युनिटी को भी दिक्कत हो सकती है SIR से? देखिए, सच बात यही है कि किसी पार्टी विशेष के लोग इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वो मतदाता प्रभावित हो रहा है जिसके पास सचमुच में पेपर नहीं है। आप किसी से हमसे यदि कोई मेरे बाबूजी और माँ का यदि कोई मांग ले, सर्टिफिकेट मांग ले, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कहाँ से ला के देंगे? कोई उपाय है नहीं है मेरे जी। पास। आप कह रहे हैं कि पहचान पत्र के तौर पर आप पासपोर्ट दिखा दीजिए, सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो पेपर दिखा दीजिए, पेंशन पा रहे हैं वो दिखा दीजिए, आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, जाति प्रमाण पत्र लेकिन दिखा दीजिए। ऐसे लोग कितने जो नौकरी कर रहे हैं और जिनके पास सरकारी नौकरी है, पासपोर्ट है, कितने लोग हो गए? सबके पास तो है नहीं, नौकरी तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस आधार कार्ड को लेकर के आप एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, बैंक में खाते खुलवा सकते हैं, वो आधार कार्ड खारिज कर दिया गया। क्या मतलब है उसका? उस आधार कार्ड को यदि आप खारिज कर रहे हैं, हमें इसमें कोई तो मत नहीं है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति हो, यदि चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, तो हिंदुस्तान के जल जंगल जमीन पे सबसे पहले मेरा अधिकार है। कोई आ रहा है तो ये गलत कर रहा है और हकमानी नहीं होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसे आप निकाल फेंकिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके नाम पर यदि आप जेन्युइन वोटर है उसको परेशान कर रहे हैं, वो किसके हिस्से में जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन यदि आप उसको परेशान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आम जनता के मन में भी इस बात को लेकर के आक्रोश है। सबके पास नहीं है पेपर के अभाव में यदि एक व्यक्ति का भी यदि वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो ये बिल्कुल गैर वाजिब है और ये बिल्कुल एक तरह से तानाशाही है। उसी वोटर कार्ड से या उसी लिस्ट के आधार पे आपने इससे पहले लोकसभा में वोट कराया ना, उसी कार्ड के आधार पे, तो वो कैसे वैध हो गया? विपक्षी यदि ये सवाल पूछ रहे हैं कि उसी वोटर आईडी पे यदि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, उनके सांसद चुन के आते हैं, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और विधानसभा में उसको एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप पहचान कीजिए, आप ये एनआरसी के जैसे यदि एसआईआर के माध्यम से उसी तरह से यदि आप खोजना चाहते हैं खोजिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम समय में, इतने कम समय में इलेक्शन के बीच में अफरा तफरी का माहौल पैदा करके निश्चित तौर पे जो मैसेज जा रहा है वो यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की नीयत में खोट है और वो ये सफाई नहीं दे पा रही है, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि सत्ता पक्ष के लोग यदि संतुष्ट है तो भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो क्यों संतुष्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि उनके वोटर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का खुलेआम कह भी रहे हैं कि आप परेशान इसलिए हैं विपक्षी पार्टी के लोग कि उनके वोटर परेशान हो रहे हैं, उनके वोटर कट रहे हैं, इस वजह से परेशान हो रहे हैं। तो टारगेट सामने दिखाई दे रहा है। यदि किसी का नाम कट रहा है तो वो मान के चल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि ये विपक्षी पार्टियों के वोटर के नाम कट रहे हैं। उस परिस्थिति में तो सर बिल्कुल बिल्कुल शरद जी एक सवाल जो संजीव जी ने भी उठाया कि जिस वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से लोगों ने वोट दिया, उससे आपके सांसद और विधायक चुने गए, उससे आपकी सरकार बनी, और अब जब 2025 का चुनाव आया तो आप उसको मान ही नहीं रहे। तो जिस वोटर आई कार्ड से चुनाव हुए उससे बनी सरकार को वैध माना जाएगा क्या? क्या ये सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए शरद जी? नहीं, देखिए, सवाल तो हर तरफ हर जगह अब सवाल जैसे उठ रहे हैं कि आप आधार कार्ड से सारी योजनाएं सरकार की आधार कार्ड पर आधारित हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो सवाल तो उठते ही हैं। अब वोटर आई कार्ड की बात जहां तक है तो वहां उसमें मेरी जहां तक समझ है तो चुनाव आयोग का यही मंशा चुनाव आयोग की हो सकती है कि हम वोटर आई कार्ड का ही तो पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो फिर जिस चीज का हम पुनरीक्षण कर रहे हैं उसको आधार कैसे मान सकते हैं कि चलिए हम ठीक तो है, ये एक तर्क मान सकते हैं, माना जा सकता तो है ये तर्क। यही हो सकता है और कोई दूसरा उसमें ये नहीं हो सकता है। अब है कि इसी वोटर आई कार्ड पर तो पिछले चुनाव हुए सारे, तो वो अगर गलत थे तो इसका मतलब पिछला चुनाव वैध नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं। अब देखिए, चुनाव आयोग रोज अपना जो प्रेस नोट होता है या जो भी होता है अपना वो जारी कर रहा है कि कितना क्या क्या हुआ है अभी तक, उसमें वो कैटेगरिकली बता रहा है कि कितने लोग क्या मृतक कितने पाए गए हैं अभी तक,
कितने लोग जिनका 2 बार नाम आया वो अभी तक कितने पाए गए हैं। वो क्लियर है, तो वो चीजें वो बात सही है, नहीं, वही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई जितना हो सके हम पारदर्शी तरीके से आपको बता सके कि हमारी प्रक्रिया कैसे चल रही है और उसमें क्या हो रहा है। अब है कि जो चुनाव, अब अगर इतने ही लोगों का नाम कट रहा है, जो आंकड़ा चुनाव आयोग दे रहा है कि 20 लाख मृतक पाए गए, तो 20 लाख का तो कटना तय है, वो कटेगा ही। आप जो मृतक है उसका वोट आप कैसे कहेंगे कि इसका आप वोट क्यों काट रहे हैं, इसका नाम क्यों काट रहे हैं, वो आप कैसे दावा कर सकते हैं। तो 20 लाख तो सीधे सीधे, लेकिन ऐसा लग रहा है शरद जी कि सरकार या चुनाव आयोग देर से जागा, ऐसा कहा जा सकता है। ये पिछले चुनाव में भी हो सकता था, ये अब इस चुनाव में हो रहा है, तो वो भी देखिए 2-3 महीने पहले भी हो सकता था। देखिए 2003 के बाद ये हो रहा है, 21 साल के बाद हो रहा है, तो ये तो हर 5 साल पे होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है 5 साल पे। वो सवाल तो अपनी जगह, वो सवाल तो अपनी जगह वैध है। अच्छा, एक बात बताइए शरद जी, एक बात बताइए बस, मतलब मैं चाहूंगा कि ये आखिरी सवाल हो मेरा। जो तेजस्वी यादव ने कहा बहिष्कार का, तो ये संजीव जी के हिसाब से एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष कितना सफल हो रहा है इस बात को जनता तक पहुंचाने में कि चुनाव आयोग की मदद से कुछ गड़बड़ी हो रही है? देखिए जनता सब कुछ देख रही है। जो विपक्ष के जो आरोप हैं उसको भी जनता देख रही है, समझ रही है। जो सत्ता पक्ष जो कह रहा है या चुनाव आयोग जो कह रहा है वो भी जनता देख रही है। और वही जनता जिसका पुनरीक्षण हो रहा है, ये वही जनता है जिसका पुनरीक्षण हो रहा है, जिससे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को भी जनता देख रही है। तो अगर जनता के मन में यह थोड़ा सा भी ये होगा तो जनता उसको देखेगी कि हमारे साथ छल हुआ या हमारे साथ धोखा हुआ या क्या हुआ। तो वो अब मतलब है कि जवाब देखिए, दे सकती है जनता। जी जनता जवाब देगी, बिल्कुल देगी। आखिर तो आपको जनता के ही सामने जाना है। कुछ भी आप कर लें, कुछ भी तिकड़म कर लें, कुछ भी जो सत्ता पक्ष पर जो आरोप है कि वो सारा गड़बड़ झाला कर रही है, तो आखिर वो सारा कुछ करके तो उसे जनता के ही पास जाना है। तो जनता सब कुछ देख रही है। संजीव जी, क्या लग रहा है आपको? जी बोलो, दूसरी बात बता दीजिए शरद जी, बोल दीजिए। दूसरी बात ये है कि जो संजीव जी ने कहा, शुरू में कहा कि इससे चुनाव बहिष्कार अगर होता भी है या नहीं, वो बात की चीज है, इससे कोई फर्क चुनाव पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मैसेज जाएगा, वो तय है कि एक मैसेज लोगों के बीच में एक जाएगा। और जनता के अगर कोई बहिष्कार हो जाता है तो जो वोटर हैं, एक भ्रम की स्थिति तो बन ही जाती है कि ये क्यों हो रहा है, एक जो बड़ी पार्टी वो सामने क्यों नहीं है। जी तो बिल्कुल, वोट के समय एक भ्रम की स्थिति तो बनती ही है। और देखिए क्या लग रहा है लोकतंत्र में आपको, ये भ्रम की स्थिति बन रही है या लोगों तक ये संदेश साफ साफ पहुंच रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां परेशान हैं? आपकी क्या राय है? अभी तक के वक्त में विपक्षी पार्टियों ने लगातार देश के संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करने का जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर, उसमें सबसे मजबूत कड़ी आज के वक्त में ये दिखाई दे रहा है। ये जो SIR के साथ जो वोटर कार्ड बनाने और बिगाड़ने का जो खेल चल रहा है, विपक्षी पार्टियों को इस बात का एहसास हो गया है कि यदि इस बात को लेकर के हम लंबी लकीर खींचते हैं, लोगों के बीच में ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पे जो बात हम कहते चले आए हैं उसमें से एक भी बात तो ऐसा हो जो मजबूती के साथ हम रख रहे हैं और लोगों का मनोभाव अपनी तरफ खींच पाए और लोग हमारे साथ खड़े हो पाए। जब लोगों के वोट, सचमुच में बहुत सारे लोगों के वोट कटेंगे, इसमें वंचित होंगे, यदि सरकार में ये इलेक्शन में यदि विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं होती हैं, तो वो सारे लोग, अभी जो सीमा कुछ देर पहले बता रही थी, वो सारे लोग विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े मिलेंगे सड़कों पे। तो ये एक व्यापक मैसेज आएगा और वो विपक्षी पार्टियां जो लगातार आरोप लगा रही थी, उनको अपनी बातों को सिद्ध करने का ये मौका मिलेगा। इसलिए वो मजबूती के साथ, अब क्या डिसीजन लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस बार मजबूती के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं और उनको समर्थन उन लोगों का भी मिलेगा जिनके नाम कर जाएंगे, जो वंचित हो जाएंगे, वो सारे लोग उनके साथ में होंगे। सीमा, क्या लग रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है या क्या दिख रहा है? अभी तो चुनाव में टाइम है, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि फाइनल लिस्ट आने पर भी हो सकता है, 28 के हियरिंग भी है, उसके बाद क्या स्थिति रहती है, फाइनल लिस्ट आना बाकी है।
लेकिन फिर भी विपक्ष जो कहना चाह रहा है, क्या वो जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए राकेश जी, इस बार सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इस बार लड़ाई परसेप्शन की है ही नहीं। कोई परसेप्शन की लड़ाई नहीं है कि विपक्ष कह रहे हैं कि ये गलत प्रक्रिया है, इसमें लोगों के नाम कट रहे हैं। जो कहा था चुनाव आयोग ने कहा था 2 फॉर्म लेके बीएलओ आपके घर आएगा, उन फॉर्म पे आपकी फोटो छपी होगी, एक आपको दिया जाएगा, एक आपसे साइन करा के लिया जाएगा। कितने लोग हैं बिहार में जिनके साथ ऐसा हुआ? तो क्या जो आदमी जिसका नाम होगा भी, क्या उसको नहीं पता कि हो क्या रहा है? इस बार तो पहली बार ऐसा है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सबको होगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, बीएलओ कोई नहीं आया, उसने फॉर्म खुद से भर दिया, मेरा भी सिग्नेचर कर दिया। नहीं तो और कुल वो मिला फ्रॉड के वो एसआईआर में जो दिक्कत है वो तो सब जान रहे हैं कि एक ही फॉर्म है, हाँ, कई जगहों पे बीएलओ जा नहीं वही रहे मैं हैं, कह रही हूँ, लेकिन इस बार परसेप्शन की कुल मिला लड़ाई के है। इम्पैक्ट इस बार ये परसेप्शन की नहीं है बात कि चुनाव आयोग किसी के कब्जे में है। इस बार ये परसेप्शन नहीं है कि अदालतें किसी के डर से बोल रही हैं। इस बार परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, इस बार सब कुछ सामने है, उस वोटर के हाथ में है, सब चीजें जो दिखेगी उसको भी दिख रही है। तो इस बार परसेप्शन की लड़ाई ही नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार इतनी मजबूती से जो विपक्ष खड़ा हो रहा है और कह रहा है हम बहिष्कार कर देंगे, उसको पता है ये चीज कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वोटर कर रहा है, वोटर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मेरे साथ ऐसा हुआ तो किसी के साथ क्या हुआ होगा वो ये इस चीज को रिलेट करेगा। इसीलिए विपक्ष चलिए इस बार बहुत मजबूती के साथ इस चलिए चीज को इस आगे बार लेके बढ़ रहे हैं। सबको सबको उम्मीद है, सबको चुनाव का इंतजार है। बिहार का चुनाव इस बार बहुत जोरदार होने जा रहा है, क्योंकि उसका क्या हालात बनते हैं एसआईआर की वजह से भी, और उनके अपने सोशल इकोनॉमिक और बाकी जो इक्वेशंस हैं उनको लेकर देखते हैं क्या हालात बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी, सजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला जी आपने हमारे नमस्कार, लिए, और शरद धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के धन्य लिए। तो ये थे हमारे मेहमान जो हमें उन्होंने बिहार के मुद्दे पर ये बताया कि अगर चुनाव का बहिष्कार विपक्षी पार्टियां करती हैं तो इससे कोई चुनाव पर फर्क भले ही ना पड़े, लेकिन एक परसेप्शन, एक संदेश है जो वो पहुंचाना चाह रही है जनता तक कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी की सरकार या केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार कुछ गड़बड़ करना चाह रही है, और उस गड़बड़ के खिलाफ वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।